टू एमटी लर्निंग्स, एक प्रभावी पहल स्टूडेंट। आज हम जो है अपने दूसरे टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान, साउथ एशिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, चैप्टर नंबर 4 वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हम शुरू करने जा रहे हैं पाकिस्तान। और पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी और सैन्य शासन यानी कि मिलिट्री रूल दोनों आपस में जो है आंख मिचौले का खेल खेलते रहते हैं। कभी लोकतंत्र आ जाता है, कभी वहाँ पर सेना का तख्ता पलट हो जाता है। तो ये सेना और लोकतंत्र के बीच का जो गठजोड़ है, इन दोनों के बीच की जो कहानी है, इसी को हम समझेंगे पाकिस्तान की राजनीति में। तो आइए शुरू करते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान को समझने से पहले ये है पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप। पाकिस्तान भारत से अलग होकर के बना है, ये हम जान चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। 1947 में ब्रिटिश इंडिया से अलग होकर के पाकिस्तान बना था, ठीक है। और पाकिस्तान बनने के बाद क्या क्या कंसिक्वेंसेस हुए, पार्टीशन जो हुआ था, वो पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 1 में इंडियन पॉलिटिक्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये है पाकिस्तान का मैप। पाकिस्तान के मैप में 4 मेजर प्रोविंस हैं, यानी कि 4 मेजर स्टेट हैं। पाकिस्तान 5 स्टेट की बात करता है, और जो 5वां स्टेट है वो है कश्मीर का पार्ट, जो कि इंडिया से ऑक्युपाइड किया गया है, यानी कि इंडिया से वो लिया गया है, जो कि हम उसको नहीं मानते हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग जो है पाकिस्तान के अंदर 4 स्टेट हैं। कौन कौन से हैं अब ये देखिए, बलूचिस्तान है, पंजाब है, सिंध है और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है। तो ये 4 स्टेट हैं पाकिस्तान के, और इन 4 स्टेट के ज़रिए पाकिस्तान पूरा गवर्न किया जाता है। ये दूसरा मैं आपके सामने दिखाया गया है, जिसमें पाकिस्तान की लैंग्वेज, उसका कल्चर, एथनिसिटी की बात की गई है। पाकिस्तान के अंदर जो है लगभग 20 बड़ी भाषाएं बोली जाती हैं। और पाकिस्तान चूंकि इंडिया से ही निकला है, और इंडिया एक डाइवर्सिफाई कंट्री है, पाकिस्तान भी डाइवर्सिफाई कंट्री है, ठीक है। वहाँ पर सिंध कल्चर है, बलूच कल्चर है, पंजाबी कल्चर है और पश्तून कल्चर है। कई सारी भाषाएं और उनके साथ जुड़ी हुई संस्कृतियां हैं, छोटी संस्कृति, बड़ी संस्कृतियां हैं, वो पूरे के पूरे पाकिस्तान को जो है डाइवर्सिफाई कंट्री बनाती हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान जो है ये एक देश बना है 1947 में 14 अगस्त को। देखिए 14 अगस्त का मतलब यहाँ पर यह है कि जब भारत और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए थे, और पाकिस्तान जो है वो अपना आज़ादी का दिवस 14 अगस्त को मनाता है। द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाज द कैटलाइज टू द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी मूवमेंट इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री। दुनिया के इतिहास के अंदर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है, यानी कि दुनिया के इतिहास के अंदर जो है बहुत बड़ा पलायन, करोड़ों की संख्या में लोग जो है भारत से निकल कर के पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से निकल के भारत आए। तो एक बहुत बड़ी संख्या में जो है पलायन हुआ था, ये हम सब जान चुके हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख और जो है अलग अलग धर्मों के लोग, जाति प्रांतों के लोग सब जो है ट्रांसफ़र हुए थे। बड़े पैमाने पर पंजाब में ट्रांसफ़र हुआ था। पाकिस्तान जो है आगे निकल कर के एक देश बना है जिसके अंदर 20 भाषाएं बोली जाती हैं, 300 ज़िले हैं वहाँ पर। उर्दू, इंग्लिश जो है वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो वहाँ की उर्दू और इंग्लिश है। एक और बात जानने वाली ये है कि इंग्लिश वहाँ बहुत ही कम लोग जानते हैं, उर्दू भी बहुत ही कम लोग जानते हैं, बहुत ही कम लोग जो है उर्दू बोलते और जानते हैं। लेकिन चूंकि उर्दू जो है वो पंजाब की एक डोमिनेंट लैंग्वेज है, पंजाबी और उर्दू, इसलिए उर्दू को जो है एक इम्पोर्टेंट दर्जा वहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा जो है वहाँ पर सिंधु, पश्तू, बलूची, सैरिकी और तमाम प्रकार की भाषाएं हैं जो बड़ी मात्रा में बोली जाती हैं। तो जो है यही सबसे बड़ा टेंशन का कारण भी है, भाषा। भाषा जो है वो भारत में भी एक बड़ा कारण है। इंडिया के अंदर भी जो है लैंग्वेज पॉलिटिक्स का अपने आप में एक इशू है, तो पाकिस्तान में भी यही इशू रहा है। मिलिट्री एंड सिविल ब्यूरोक्रेसी वर अफेक्टेड बाय द डिसरप्शन ब्रॉट बाय द पार्टीशन। और पार्टीशन के बाद से ही जो है लोकतंत्र और सेना के बीच में डिसरप्शन जारी रहा। डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की गई, लेकिन डेमोक्रेसी जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाई, ठीक है। इस कारण से मिलिट्री को एक मौका मिल गया, सेना को एक मौका मिल गया कि वो आए और टेक ओवर करे गवर्नमेंट को, ठीक है। तो गवर्नमेंट को टेक ओवर करने का उसको एक मौका मिल गया। पाकिस्तान साइकिल थ्रू अ नंबर ऑफ पॉलिटिशियन through their beginning political and economic crisis. The politicians were corrupt, interested in maintaining their political power and securing the interest of the elite. तो माय डियर स्टूडेंट, भारत में क्या था? देखिए भारत और पाकिस्तान को मैं कंपैरेटिवली इस लेक्चर को लूंगा पूरा, आप ध्यान से सुनिएगा। भारत में क्या था कि भारत में जवाहरलाल नेहरू थे, और भारत के सामने ये भी प्रॉब्लम थी जो पाकिस्तान के सामने थी। गरीबी दोनों के पास थी,
ठीक है, अर्थव्यवस्था कमजोर दोनों की ही थी, लेकिन भारत के अंदर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो है इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किए गए, और नेहरू और कांग्रेस जो है उस दौर के जो नेता थे वो कमिटेड थे डेमोक्रेसी के लिए। पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान के अंदर ना तो वो संस्थागत रूप से नेता थे जो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश कर सके, और ना ही पाकिस्तान के जो नेता थे वो डेमोक्रेसी के लिए कमिटेड थे। मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो आज़ादी के 6 महीने 8 महीने बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान बने। और लियाकत अली खान ने जो है मौजूदा वक्त में सरकारें चलाई, और लगभग 1956 तक जो है वहाँ का संविधान बन के सामने आता है। लेकिन सरकार चूंकि नेता कमिटेड उतने नहीं होते डेमोक्रेसी के लिए, करप्शन बहुत ज़्यादा होता है, अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखते हैं कि कौन नेता बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन पावर को ज़्यादा गेन करेगा। इसी आपसी लड़ाई के अंदर वो पाकिस्तान की एक नींव कमज़ोर कर देते हैं। भारत की नींव एक मजबूत नेताओं के हाथों से पड़ी है, पाकिस्तान की नींव बहुत कमजोर नेताओं के हाथों से पड़ी है। और यही कारण रहा कि चूंकि डेमोक्रेसी ही डिस्टेबलाइज रही, और चूंकि डेमोक्रेसी डिस्टेबलाइज रही, फिर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुछ हो नहीं सकता था, जस्टिस लोगों को मिल नहीं सकता था, और प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त था। यही कारण था कि वहां पर जो है सेना को आने का मौका मिल गया। ये ग्राफ के जरिए समझिए कि पंजाब जो है, पंजाब, पश्तून, सिंध, उर्दू, बलूच और अदर, ये भाषाएं हैं, और उन भाषाओं का डोमिनेंस देखिए तो पंजाबी जो है वो एक सबसे डोमिनेंट लैंग्वेज है। 50% से ज़्यादा लोग वहाँ पर पंजाबी बोलते हैं। पाकिस्तान के अंदर पंजाबी का ही एक डोमिनेंस है, और चाहे वो राजनीति हो और सेना हो, दोनों में ही पंजाबी कल्चर के लोग ही डोमिनेट करते हैं, पंजाबी लैंग्वेज बोलते हैं और उर्दू बोलते हैं, याद रखिएगा। पाकिस्तान का संविधान 1956 में आता है, और वो इसकी एक लाइन में आपके सामने रीड करता हूँ। द आर्म फोर्स शैल एंड अंडर द डायरेक्शन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि सेना जो है वो पूरे तरीके से सरकार के कंट्रोल में रहेगी। डिफेंडेड पाकिस्तान अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी कि बाहर से कोई हमला होगा तो पाकिस्तान की सेना रोकेगी। दुनिया के हर सेना यही करती है ना। थ्रेट ऑफ वॉर, कोई अगर युद्ध होगा तो पाकिस्तान की सेना लड़ेगी। एंड सब्जेक्ट टू अ लॉ, एक्ट इन एड ऑफ सिविल पावर व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, ठीक है। और जो है वो कानून के अंतर्गत काम करेगी, नागरिकों की जो है सत्ता उसकी सहायता करेगी, उनकी जो है हेल्प करेगी। ये पाकिस्तान का संविधान कहता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, पाकिस्तान की सेना जो है वो किसी भी बात को फॉलो नहीं करती है, और पूरे तरीके से जो है पाकिस्तान पर कंट्रोल कर लेती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सेना का नियंत्रण कहीं ना कहीं सरकार के अंदर रहता ही है। ये आपके सामने चार्ट है, आप इसको जूम करके पूरा देखिएगा कि 1947 से लेकर के 2018 तक किस प्रकार से जो है कौन कौन नेता आए हैं। एक तरफ मिलिट्री है और एक तरफ सिविलियन है, तो मिलिट्री और सिविलियन के अंदर बड़े बड़े रूलर रहे हैं और जो पाकिस्तान को चलाया है। तो 1956 में पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। द एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाज अ शॉर्ट बट नॉट स्वीट। ओके, तो लोकतंत्र की कोशिश की गई, ठीक है, लोकतंत्र तो आया ही नहीं वहां पर, और सेना को मौका मिल गया, और सेना ने जो है तख्ता पलट कर दिया। तख्ता पलट का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में कहते हैं इसको कॉप, ठीक है, COUP। तो तख्ता पलट जब कर दिया तो उसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि तख्ता पलट का मतलब कि वहां की जो पूरी की पूरी पावर है अब वो सेना के अंडर में आ गई है, ठीक है। और सेना के जो प्रेसिडेंट थे आयूब खान, जो मिलिट्री हेड थे वहां के मिलिट्री जनरल, उन्होंने अपने आप को इलेक्ट करवा लिया, यानी कि सेना आ गई, और सेना ने जो है राष्ट्रपति, जो सेना का अध्यक्ष था वो राष्ट्रपति बन गया, और चुनाव करवा लिया। तो चुनाव करवाने के बाद अपने आप को उन्होंने इलेक्टेड डिक्लेयर कर दिया, और कहा कि भैया पाकिस्तान तो अब मेरे अंडर में है, जैसा मैं बोलूँगा वैसा ही होगा। लेकिन हालात तो बहुत अच्छे रहे नहीं ना। आप सरकार में आ जाइए, और लेकिन सेना अगर सरकार में आ भी जाती है तो देश को थोड़ी चला सकती है। देखिए, सेना का काम तो लड़ना होता है ना, देश चलाना थोड़ी होता है। तो देश को थोड़ी सेना चला सकती है अच्छे से। तो हुआ भी यही, आप इलेक्ट तो हो गए, लेकिन जनता का गुस्सा धीरे धीरे भड़क उठा, और जनता जो है वो नाराज होना शुरू हो गई कि आपने तो पूरे लोकतंत्र को ही बर्बाद कर दिया। और जनता ने जो है उस मिलिट्री के पर्सन के खिलाफ, आयूब खान के खिलाफ हंगामा शुरू कर दिया, और हंगामा बढ़ता देख आयूब खान को जो है पद अपना छोड़ना पड़ा, इलेक्शन करवाने पड़े, और सरकार को आना पड़ा, ठीक है। लेकिन जो सरकार है वो भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चली, और धीरे धीरे उस सरकार के खिलाफ भी डिसैटिस्फैक्शन होता है, और अगले सेना तख्ता पलट दोबारा तैयारी हो जाती है। जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान headed the second military regime from 1969 to 1971। 1969 तक आते आते आयूब खान थे,
आयुब खान से सरकार नहीं संभली, ठीक है, वो मिलिट्री के पर्सन थे। उसके बाद जनता नाराज हो जाती है कि भैया आप तो कर रहे हैं वो तो गलत कर रहे हैं। उसके बाद दोबारा लोकतंत्र आता है, सरकार कुछ समय तक चलती है, लेकिन 1969 में दोबारा से क्या होता है, आयुब खान आ जाते हैं, सॉरी यहिया खान आ जाते हैं। ये जो यहिया खान है, अब ये भी मिलिट्री के पर्सन है और ये भी सरकार चलाते हैं, लेकिन मिलिट्री के पर्सन होने के नाते सेना को यह ठीक से चला नहीं पाए और 1971 में जो है बांग्लादेश क्राइसिस के दौरान भारत से युद्ध हार गया पाकिस्तान, ठीक है। बट दैट टाइम द कंट्री हैड बीन अंडर द मिलिट्री रूल फॉर 13 ऑफ इट्स 25 ईयर्स ऑफ एग्जिस्टिंग। तो लंबे समय तक जो है क्या रहा कि जो पाकिस्तान है वो सेना के अंडर में रहा। आयुब खान के बाद रहा, आयुब खान के हटने के बाद जो है कुछ कोशिश हुई लोकतंत्र की, लेकिन उसके बाद यहिया खान आ गए और यहिया खान जो है 1971 तक रहे। द यहिया मिलिट्री रूल पाकिस्तान फेस द बांग्लादेश क्राइसिस। इसी दौरान जो है ईस्ट पाकिस्तान जो है, जो बांग्लादेश है, हम उसके बारे में बताएंगे आपको। वो जो ईस्ट पाकिस्तान है वहां पर आंदोलन शुरू हो जाता है, ठीक है। ईस्ट पाकिस्तान ब्रोक अवे टू इमर्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्री कॉल्ड द बांग्लादेश। वहां पर पाकिस्तान सेना युद्ध हार जाती है और भारत जो है उसको अलग देश बना लेता है जिसको बांग्लादेश कहते हैं। भारत से युद्ध हारने के बाद उसकी भयंकर किरकिरी होती है कि पाकिस्तान के अंदर कि अरे भैया आप तो जो है देश पूरा का पूरा आपके कंट्रोल में है, आपने तो सेना को हरवा दिया। तो इस कारण से जो है यहिया खान को हटना पड़ता है। आफ्टर दिस एन इलेक्टेड गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो केम टू पावर इन पाकिस्तान फ्रॉम 1971 टू 77। अब यहिया खान के हटने के बाद क्या होता है कि वहां पर जो है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है, 6 साल तक वो चलती है, लोकतंत्र सीधा चल रहा है। जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो जो है ये प्रधानमंत्री वहां बनते हैं और एक स्थिर सरकार चलाते हैं 1977 तक। लेकिन स्थिरता बनती कहाँ है, थोड़ी बहुत स्थिरता आनी शुरू होती है और दोबारा से मिलिट्री का कोप हो जाता है, मिलिट्री जो है आ जाती है। द भुट्टो गवर्नमेंट वाज रिमूव्ड बाय द जनरल जिया उल हक, और जनरल जिया उल हक जो है मिलिट्री के पर्सन, वो आके सरकार को हटा देते हैं कि चले भैया आप साइड में हो जाइए, अब हम देश चलाएंगे, ठीक है। आयुब खान, याहिया खान और अब तीसरे नंबर पे कौन आ गए, जनरल जिया उल हक। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो है सेना लगातार प्रवेश कर रही है सरकार के अंदर। जनरल जिया फेस्ड अ प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट फ्रॉम 1982। अब जनता ने कहा कि आप छोड़ दीजिए, अब तो हम ही लोकतंत्र संभालेंगे, और जनता सड़कों पर आ जाती है और जनरल जिया के खिलाफ, जिया उल हक के खिलाफ जो है वो आंदोलन शुरू हो जाता है। ये सारी क्रोनोलॉजी आपको याद करनी होगी, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जिया उल हक के बाद आगे क्या करते हैं, देखिए, जिया उल हैज फेज प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट फ्रॉम 1982 ऑनवर्ड एंड इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड वंस अगेन। अब दोबारा से जो है क्या कहते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, दोबारा से जिया उल हक हट जाते हैं, नई सरकार बनती है इन 1988 अंडर द लीडरशिप ऑफ बेनजीर भुट्टो। इन दिस पीरियड द फॉलो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स सेंटर अराउंड द कंपटीशन बिटवीन हर पार्टी। अब बेनजीर भुट्टो की सरकार आती है। बेनजीर भुट्टो कौन है, जिया जुल्फिकार अली भुट्टो की ये बिटियां हैं, ये इनकी जो है सुपुत्री हैं और ये सरकार को चलाती हैं। सरकार अच्छी चलती है, लंबे समय तक चलती है और पार्टी के बीच में कंपटीशन देखने को मिलता है, यानी कि मल्टी पार्टी सिस्टम वहाँ चलता है और छोटी मोटी सरकारें बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, गिरती रहती हैं, सेना थोड़ा सा दूर रहती है। दिस फेज ऑफ इलेक्टिव डेमोक्रेसी लास्टेड टिल 1999 और 1999 तक आते आते इसी प्रकार की जो है लोकतंत्र पाकिस्तान में चलता रहता है, ठीक है। लोकतंत्र कभी भी स्टेबल नहीं हो पाया। ये पाकिस्तान का चार्ट है, आप जरा इसको जो है रुक करके, पॉज करके, आप इसको जूम करके एक एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी से पढ़िएगा और समझिएगा कि 1947 से लेकर के 2018 तक 19 तक क्या क्या बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं और कब कब हुई हैं। जो सिंसियर स्टूडेंट हैं और लॉन्ग टर्म पढ़ाई करना चाहते हैं वो इस चार्ट को बहुत ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही बारीकी से पढ़िएगा। पूरा पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है आपके दिमाग में बैठ जाएगी, समझ में आ जाएगी आपको। अब नवाज शरीफ जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं 1999 के दौरान। नवाज शरीफ इन 2001 जनरल परवेज मुशर्रफ गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट। 1999 तक जो है नवाज शरीफ प्रधानमंत्री होते हैं और नवाज शरीफ के प्रधानमंत्री होते हुए एक और जनरल निकल के आता है, जनरल परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ भी वही काम करते हैं जो पिछले सेना के 3 अध्यक्षों ने किया था, वो भी तख्ता पलट करते हैं। नवाज शरीफ को गिरफ्तारी के ऑर्डर दे दिए जाते हैं, लेकिन नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान आते ही नहीं है, वो भारत से छोड़ करके भाग जाते हैं, ठीक है। उस समय नवाज शरीफ पाकिस्तान में होते ही नहीं है, बेसिकली वो बाहर से पाकिस्तान आ रहे होते हैं
और पीछे से जो है पूरा का पूरा कब्जा सेना ने कर लिया है। तो नवाज शरीफ को पता लगती है कि देश तो कब्जे में हो गया है, वो वापस जो है लौट जाते हैं और पाकिस्तान वो नहीं आते हैं, ठीक है। और 2008 तक जो है परवेज मुशर्रफ रूल करते हैं। 2008 के बाद जो है दोबारा से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है और वही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है आज भी चल रही है। आज इमरान खान की सरकार है वहाँ पर। और 2008 के बाद नवाज शरीफ दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन नवाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और जिस कारण से उनको रिजाइन करना पड़ता है। और उसके बाद जो है इमरान खान जो है प्रधानमंत्री बनते हैं एक दोबारा से डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि जो इलेक्टेड डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है, जो चुनावी प्रणाली चल रही है, उस चुनावी प्रणाली के अंदर भी कहीं ना कहीं जो है मिलिट्री का एक इंटरफेरेंस रहता है। मिलिट्री ही तय करती है कि किसको कहाँ कब कैसे गवर्नमेंट चलानी है, गवर्नमेंट मिलनी है, ठीक है। तो इस बात को, इस फैक्टर को ध्यान से समझेगा। तो सवाल यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो है आखिर लोकतंत्र आता क्यों नहीं है, वहाँ की इतनी ज़्यादा जो है वहाँ पर इंस्टेबिलिटी क्यों है। तो माय डियर स्टूडेंट, सवाल यही है पाकिस्तान को लेकर के। तो उसके बड़े कारण हैं, आइए एक एक करके उन कारण को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं वहाँ का समाज। देखिए, भारत के अंदर लोकतंत्र भारत के रगों में दौड़ता है। यहाँ पर कोई परेशानियां कठिनाई आ भी जाए तब भी भारत के लोग लोकतंत्र को छोड़ते नहीं हैं। लेकिन पाकिस्तान का समाज एकदम अलग है। भारत से ही निकला है पर उस समाज की जो नींव है वो लोकतंत्र के जरिए नहीं पड़ी ना, वो तो नफरत के जरिए पड़ी है, वो तो हिंसा के जरिए पड़ी है। तो फिर लोकतंत्र आएगा कैसे। तो वहाँ का समाज के अंदर वहाँ के जो मौलाना हैं, वहाँ के जो धर्म गुरु हैं, वो लगातार कट्टरवाद फैलाते हैं, हिंसा की बात करते हैं, जिससे लोकतंत्र कमज़ोर होता है, लोकतंत्र कभी आ नहीं पाता। ये है पहला कारण, वहाँ के जो है मौलाना हैं, ठीक है, धर्म गुरु लोग हैं, कट्टरवादी लोग हैं। दूसरा बड़ा कारण आता है वहाँ की सेना। वहाँ की सेना जो है वो इंटरफेयर करती है। उसका बड़ा रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि सेना भी जो है वो इकोनॉमिकली काम करती है। यानी कि सेना भी तो मुनाफा कमाना चाहती है, सेना के जो लोग हैं वो मुनाफा कमाना चाहते हैं और वो सरकार में आते हैं, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, करप्शन करते हैं और भारी मात्रा में लूट करते हैं। तो सेना भी जो है वो पॉलिटिकली एक्टिव है पाकिस्तान के अंदर, जिस कारण से कभी भी डेमोक्रेसी आती नहीं है। सेना डेमोक्रेसी को आने ही नहीं देती है, क्योंकि डेमोक्रेसी आएगी तो स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो डेमोक्रेसी सेना के जरिए भी नहीं आ पाती है, ठीक है। जबकि सेना का काम क्या होता है, देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना। लेकिन वहां की सेना ही लोकतंत्र को बर्बाद करने में लगी रहती है, ठीक है। पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट विद इंडिया हैज मेड द प्रो मिलिट्री ग्रुप मोर पावरफुल। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि वहां की जो सेना है पावरफुल, और सेना लोगों को डर दिखाती है भारत का। यानी कि सेना ये कहती है कि आप हमको जो है हमको एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं तो भारत जो हमला करेगा। और भारत से आपको कौन बचा सकता है, भारत से आपको सेना बचा सकती है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं बचा सकती। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है आपकी रक्षा नहीं कर सकती देश की। लोगों को लगता है कि सेना ही हमारे देश की रक्षा कर सकती है, इसलिए सेना की जो सरकार है वही ठीक है, सेना ही को ही एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। सेना के जो लोग हैं वो सेल्फ इंटरेस्टेड हैं, सेल्फ माइंडेड हैं, अपने बारे में सोचते हैं, लोगों को डराते हैं और डरा कर वो राज करते हैं। ये है पाकिस्तान का सिस्टम। Democracy has not been fully successful in Pakistan. There has been a strong pro-democracy sentiment in the country. Pakistan has a courageous and relatively press and strong human right movement. पाकिस्तान के लोग लोकतंत्र चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वहाँ पर डेमोक्रेसी आए, वहाँ पर मानव अधिकारों की रक्षा हो। लेकिन कोई भी जो है वहाँ पर ऐसा है नहीं जो वहाँ के लोकतंत्र को सही तरीके से स्टैब्लिश कर सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान को बड़ी सहायता मिलती है अमेरिका से। लेकिन ये याद रखिए कि अमेरिका भी वो फैक्टर है जिस कारण से डेमोक्रेसी आ नहीं पाती है। आप कहेंगे सर ये कैसे है, इसका बड़ा कारण यह है माय डियर स्टूडेंट कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को यूज़ करता है और अमेरिका ये जानता है कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन हैं वो ज़्यादा करप्ट हैं। सेना के साथ वो एक प्रॉपर डीलिंग करते हैं, तो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो पाकिस्तान को स्टेबलाइज करके रखती है। और अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान स्टेबलाइज रहे और ये जानता है कि सेना ही स्टेबिलिटी ला सकती है। तो इसलिए अमेरिका चाहता है कि सेना के जरिए ही पाकिस्तान के अंदर रूल हो, वो डेमोक्रेसी को आगे बढ़ावा नहीं देता है। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 4 फैक्टर हो गए जो ये बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी क्यों नहीं आती है। पहला है वहाँ के मौलाना जो धर्म कट्टरवादी हैं वो आने नहीं देते हैं। दूसरा है पॉलिटिकल पार्टी जो नेता हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, अपने हित का काम करते हैं, वो आने नहीं देते। तीसरा है वहाँ की सेना, सेना जो है वो डराती है, भारत का डर दिखाती है और पाकिस्तान को कंट्रोल करती है। चौथा है इंटरनेशनल
यानी कि अमेरिका, ठीक है, वो वहाँ पर डेमोक्रेसी को आने नहीं देता है। इंटरनेशनल इंटरफेरेंस ये पूरा वर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये है, ये तो पाकिस्तान के कारण रहे कि वहाँ पर डेमोक्रेसी क्यों नहीं आती है, लेकिन अब सवाल ये निकल के आता है कि हमारा डर क्या है। देखिए, हमारा डर वहाँ पर कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान जैसा रहे उससे भारत को कुछ ज़्यादा लेना देना है नहीं, लेकिन भारत की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। वहाँ के लोकतंत्र या वहाँ के सेना से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो सेना और लोकतंत्र है दोनों में कोई ज़्यादा असमानता है नहीं, क्योंकि सेना ही वहाँ पर कंट्रोल करती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। कोई वहाँ पर स्टेबिलिटी है नहीं। अब सवाल ये है कि हमारी चिंता क्या है। हमारी चिंता ये है कि वहाँ पर जो आतंकवादी हैं वो भारत को परेशान करते हैं, वहाँ से भारत के खिलाफ हिंसा की बात की जाती है, वहाँ पर आतंकवाद है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान जो है वो एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री है, और न्यूक्लियर वेपन कंट्री में चिंता यही होती है कि उसके जो हथियार हैं वो सुरक्षित हाथों में रहें। अगर आतंकवादियों के हाथों में न्यूक्लियर वेपन पड़ जाएंगे तो भारत के लिए बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। भारत का पड़ोसी देश है, वहाँ के निजी मामलों में भारत हस्तक्षेप नहीं करता है, हमें लेना देना भी नहीं है कि वो अपने देश को कैसे चलाते हैं, लेकिन उनके देश की अस्थिरता भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए हम पाकिस्तान को पढ़ते हैं, समझते हैं। यहीं तक की वीडियो थी। वीडियो को कैसी लगी आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, हम बांग्लादेश पढ़ेंगे, नेपाल पढ़ेंगे, एक एक करके साउथ एशिया की बाकी कंट्रीज को भी हम समझेंगे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द एमटी लर्निंग्स।